और कोई सर डाउट? एक क्वेश्चन, वो G6 बता दीजिए पार्ट 2 का। पार्ट 2 का G6, पार्ट 2 का अच्छा एक्सरसाइज 1 का ना, हाँ सर। G6 वाला तो ऐसे कंपाउंड, ये रिएक्शन वाला है, ये आगे आएगा, अभी इसको भी छोड़ दो, अभी आप अभी परेशान मत हो, इसका नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स वाला क्वेश्चन है ये आगे हम बताएंगे अभी, ये आगे आएगा, अभी रिएक्शन वाला क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट उसमें भी लिख दिया, ये समस्या आपके लिए पड़ेगा, तो अभी आप इसको छोड़ दो, मेजर प्रोडक्ट में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक प्रोडक्ट नहीं सर। लिखा है, मेजर प्रोडक्ट लिखा है, उसके लिए आपको समस्या पड़ जाएगा, तो फिर हम ठीक कुछ है भी सर। आंसर बोलेंगे आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मेजर ठीक सर। प्रोडक्ट है ठीक ना, है। प्रोडक्ट लिखा होता तब तो आंसर बी होता, तब तो हो जाता, तब आंसर आप बना लेते, लेकिन प्रोडक्ट मेजर लिखा है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए बेहतर है कि हम इसको अभी रोकेंगे G6 खासकर। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर नहीं सर। चलिए फिर आइए। सर ये हेलो सर, हाँ बोलो। ये पार्ट 2 का F6 बता दीजिएगा। पार्ट इसमें 2 का F6, पार्ट 2 के F6 में क्या है? F6 तो पहले भी हुआ है ऐसे, इसको सर आप वो उस टाइम हम शायद करे नहीं थे क्लास, तो इसको कट कर सकते हैं आप, जैसे हमने बोला था कि ऐसे बोल रहे थे कि एक ग्रुप है, उसको जैसे एक ऊपर लगा है एक नीचे की तरफ लगा है, तो उसको आप वहीं से ग्रुप को लेते हुए कट कर दीजिए, ब्रोमीन और CH3 को लेते हुए कट कर दो, कट हो जाएगा। ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन ऊपर से लगा है, ऊपर से कट कर दो एकदम ऐसे, जैसे दो ग्रुप ऐसे लगे हैं, मान लो दो हाँ ग्रुप सर ऐसे लगे हैं, जैसे ऐसे लगे हैं दो ग्रुप, तो इसको क्या करो, यहीं से दोनों ग्रुप पे प्लेन पास करा दो, कट हो गया, बराबर बराबर प्लेन हाँ ऑफ, सर ठीक ठीक है सर। और एक ऐसे है और एक अंदर से मानो लगा है, तो वहीं से ग्रुप उठाओ, यहाँ से उठाओ प्लेन, और पूरा एकदम डायगोनल जाइए एकदम कंप्लीट, तो प्लेनो सिमेट्री हो जाएगी, ये प्लेनो सिमेट्री दिखाएगा, और अगर ये प्लेनो ठीक है सिमेट्री सर। दिखा रहा है तो इनांसियोमर्स तो होगा नहीं, एक्टिव होगा नहीं, इनएक्टिव बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हाँ हो सर गया, वो समझ गए, ठीक। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसलिए डायस्क्यूमर्स बोलते तो हैं। इसमें एक तरीके का स्लाइस कट ही करना है ना? स्लाइस कट नहीं, स्लाइस कट तो नहीं सर बोलो, वर्टिकल होगा, मतलब दोनों सब हाँ आधे आधे हो स्लाइस जाए। कट नहीं बोलो, स्लाइस कट बोलना थ्री है सही ना नहीं सर? होगा, देखो ये ब्रोमीन और CH3 है, तो इसी ब्रोमीन से लग के हम हाँ CH3 सर वही समझ रहे हैं, मतलब लेकिन तो दोनों यहाँ जो से ऐसे का साइड कार्बन से जुड़े हैं उसको काटना है ना बीच से। बस बीच से काट दो एकदम, ब्रोमीन ब्रोमीन पूरा कटे, CH3 तो CH3 पूरा अगर कटे, चेन को हम लोग सिर्फ कार्बन मान के करें तो स्लाइस कट हो सकता है। स्लाइस कट, देखो प्लेनर स्लाइस कहाँ है सर? स्लाइस प्लेनर नहीं है सर ना, स्लाइस कट प्लेनर में नहीं दिक्कत हो है। जाएगा आपको, हाँ स्लाइस कट नहीं करिए आप, प्लेनर में नहीं दिखेगा ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो आप इसको ब्रोमीन को ऊपर से ले लीजिए, जैसे एक नहीं ऊपर से लगा हुआ है, और उसके जस्ट वर्टिकली ले लीजिए डायगोनल, जो नीचे हाँ तक सर समझ गए हम, यहाँ समझ से गए जाकर सर। पूरा नीचे तक जाइए अंदर तक, तो कट हो जाएगा, दोनों दोनों ब्रोमीन कट होगा। सर सिर्फ टर्मिनल टर्मिनल ग्रुप्स को स्लाइस कट करेंगे तो वो अपने आप रिंग इक्वली डिवाइड हो जाएगा, वो हम बोल रहे थे बस। कट कर सकते हो ऐसे भी, देख लो ऐसे आप, तो हाँ सर वैसे ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव डायस्ट्रियोमर्स आएगा आंसर इसका। सर आज से कोऑर्डिनेशन सर होगा आज फिर? से कॉम्प्लेक्स करा रहे हैं ना? हाँ कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे अभी, कोऑर्डिनेशन यस में सर। थोड़ा सा ये वाला लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर दें कि अभी छोड़ दें, आज कोऑर्डिनेशन पढ़ा दें फिर इसको फ्राइडे को पढ़ा दें। यस सर, तो कोऑर्डिनेशन फ्राइडे को पढ़ा दीजिएगा। ओके चलो, तो लिखो फिर नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखिए, हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखिए। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जेई एडवांस के पॉइंट से, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जेई एडवांस के अंदर 5-5 क्वेश्चन तक आता है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, और इतना आसान है कि आप सोच नहीं पाओगे, इतना आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको हर चीज देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो बातें हम करने वाले हैं आपसे खास करके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले कुछ बातें, पहले शुरुआत जब होती है तो बहुत बेसिक से होता है, तो उसी बेसिक की कहानी हम शुरुआत करने वाले हैं आपसे। तो बेसिक कहानी कैसे जुड़ेगा? बेसिक कहानी ऐसे जुड़ेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन समझते हैं। पहले एक सिंपल कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, सिंपल कंपाउंड का क्या डेफिनेशन देंगे आप? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छे समझ में आएगा, सबसे आसान टॉपिक है और मजा बहुत आएगा आपको, और हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको, जितने भी मॉड्यूल से बना हुआ क्वेश्चन सब बन जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ हमारे साथ रहना पड़ेगा, कॉपी को पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कॉपी अच्छे से पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेशन एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, एक भी डाउट नहीं आता है, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जेपी में बच्चों को पढ़ाया है, एक भी डाउट नहीं आता है, एक दो बहुत मुश्किल से आता है डाउट,
बहुत मुश्किल से, बहुत बोलना पड़ता है कि डाउट आया है कि नहीं, तब बच्चा कहता है हाँ एक दो डाउट आया है, नहीं तो डाउट नहीं आता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए सिंपल कंपाउंड क्या होता है? सिंपल कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जो सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से बनता है, जैसा कि जानते हैं आप। तो आप बोल सकते हैं दोज कंपाउंड विच कंटेन सिंपल केटायन एंड सिंपल एनायन। सिंपल केटायन सिंपल एनायन तो अच्छे जानते हो आप। तो दोज कंपाउंड which is formed by simple cation and simple anion, simple cation and simple anion। इसको समझते हैं बेटा थोड़ा थोड़ा। सिंपल केटायन सिंपल एनायन से सिंपल कंपाउंड बनता है, और सिंपल कंपाउंड को जैसे आप बोल सकते हो कि भाई KCl एक सिंपल कंपाउंड है, K+Cl-। कोई बच्चा बोल सकता है सर MgCl2 भी ले लीजिए सर। आप बोल सकते हैं K2SO4 भी ले लीजिए सर, Na2SO4 भी ले लीजिए सर। तो ये सभी को बोलते हैं सिंगल कंपाउंड, और सिंगल सॉल्ट बोलते हैं इसको, सिंगल सॉल्ट। इसको सिंगल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सॉल्ट। सिंपल कंपाउंड और सिंगल सॉल्ट। ओके, ये सिंगल सॉल्ट है। सिंगल सॉल्ट क्यों है? क्यों है सिंगल सॉल्ट? ये एक कटायन एक एनायन। क्योंकि एक केटायन एक एनायन है। जब एक केटायन एक एनायन होता है उसको सिंगल सॉल्ट बोलते हैं। एक से ज्यादा केटायन एक से ज्यादा एनायन होता है ना, उस कंपाउंड का एडिशन कंपाउंड नाम होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन यही शुरू होता है, यही शुरू हो जाता है। अभी लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे शुरू होगा, पहले सिंपल कंपाउंड का क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन एडिशन कंपाउंड के क्वेश्चन हो जाते हैं, और पूछे भी गए हैं एग्जाम के अंदर। तो सिंपल कंपाउंड को सिंगल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सॉल्ट, जिसमें एक ही केटायन और एक ही एनायन है ना। K+Cl-, Mg+2Cl-, K+SO4 2-, Na+SO4 2, ये सभी सिंपल कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। ओके, बोलो। एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। इसके बाद आता है एडिशन कंपाउंड, इसके बाद आता है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा सिंपल केटायन और एक से ज्यादा सिंपल एनायन होता है। दोज कंपाउंड विच कंटेन which is formed by 2 or more simple cation and 2 or more simple anion। ओके, ऐसा कंपाउंड जो बनता कैसे है? दो या दो से अधिक सिंपल केटायन से। दोज कंपाउंड which is formed by those compound which is formed by 2 or more cation एंड एनायन। ऐसे लिख दो, ये डेफिनेशन सही रहेगा। एडिशन कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक केटायन और एनायन होते हैं उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में चल रहा होगा, जैसे देखो आप बोलते हो कार्नोनाइट का फॉर्मूला सुना होगा आपने। तो कार्नोनाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O को कार्नालाइट बोलते हैं। अब आप चेक करिए, क्या कार्नालाइट को हम एडिशन कंपाउंड के अंदर रख सकते हैं? कार्नालाइट को एडिशन में रख सकते हो। K+ है, Cl- है, Mg+2 है, तो इसमें दो या दो से अधिक केटायन एनायन होता है, तो वो सभी एग्जांपल एडिशन का होता है। आपने मोर सॉल्ट का नाम सुना है? मोर सॉल्ट, यस सर, नाम सुना, भूल गया। ये आता है FeSO4 NH4 twice SO4 NH4 twice SO4 और 6H2 को मोर सॉल्ट बोलते हैं। मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 twice SO4 और 6H2। इसमें भी देखो आयंस क्या है, Fe+2 है, SO4 2- है और NH4+ है, तो दो कटायन है, इसलिए इसको नाम क्या दोगे? एडिशन कंपाउंड। पोटासियम का नाम सुने हो? यस सर, Yes, sir. नाम सुने थे, नाम सुने। K2SO4 K2SO4 Al2SO4 थ्राइस whole thrice और 24H2O को पोटास एलम बोलते हैं। पोटास एलम, ये एलम है पोटास एलम। देखो इसमें देखो K+ है, SO4 2- है, Al+3 है और SO4 2- है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का सिंपल मीनिंग समझो। एडिशन कंपाउंड में एक से ज्यादा केटायन या एनायन है तो उसको बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड को दो बातों में कैटेगराइज कर दिया गया, दो भागों में। सर यहाँ बोलो।
सर जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले जो होंगे तो वो भी होंगे ना? वाटर टूटते नहीं है, वाटर कहाँ टूटते हैं? वाटर को वाटर जैसे रहने दो, उसको नहीं तोड़ो, H+OH- में नहीं। क्रिस्टलाइजेशन आप जो बोल रहे हो सही है, तो उसके वजह से वाटर वैसे ही रह जाएगा, उसको अलग नहीं कर सकते वाटर। ठीक है सर, तो ठीक। हम लोग मतलब वाटर कभी वाटर नहीं वाटर रह को कंसिडर नहीं करेंगे ना, वाटर कंसिडर नहीं anion करेगा, वो सॉल्ट का फॉर्म नहीं करेगा ना। वाटर इतना जल्दी नहीं टूटता है, न्यूट्रल मीडियम ही वाटर ज्यादा रहता है। ठीक है सर। सॉल्टी मीडियम वाटर थोड़ी रहता है, वाटर को सॉल्ट थोड़ी बोलेंगे आप। पानी टूटने थोड़ी लगता है, पानी को तोड़ने के लिए फिर आपको जैसे आपने देखा भी है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पानी को Kw कितना कम होता है उसका, 10⁻⁻14 रूम टेम्परेचर पे। तो यस वो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता ही नहीं, हम 10⁻³ को फॉरवर्ड नहीं मानते। अगर केसी जब आप 10⁻³ से छोटा आता है, 10⁻³ से छोटा थोड़ा भी आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिएक्शन बैकवर्ड है, रिएक्टेंट साइड है या नहीं? यस सर। तो ये 10⁻⁻14 कहाँ देखो कितना कम है, रिएक्शन को फॉरवर्ड मानते भी नहीं है हम लोग। तो वाटर बहुत जल्दी टूटता नहीं है, न्यूट्रल मीडियम ही वाटर के स्टेबल स्टेट होता है। अब इसी एडिशन कंपाउंड को दो भाग में बताया गया, एक का नाम होता है डबल सॉल्ट, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट एक एडिशन कंपाउंड का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ एडिशन कंपाउंड। ओके, तो डबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जब हम किसी जैसे डबल सॉल्ट का मतलब ये होता है जब हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और अगर वो सभी आयंस का टेस्ट देता है, कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देता है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट इज completely dissociated, salt is completely dissociated in aqueous solution and give test of all constituent ions, उसी को बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो ये एडिशन कंपाउंड है तो भाई ठीक है, तो सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। देखो जैसे अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप कार्नालाइट को पानी में डाल दो, क्या करो, कार्नालाइट को पानी में डाल दो तो क्या होगा, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये टूटेगा K+ में, Cl- अलग हो जाएगा, Mg+2 अलग हो जाएगा, ये तीनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें आपको K+ का भी टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Cl- का भी टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और Mg+2 का भी टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको बोलते हैं कार्नालाइट डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कार्नालाइट डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। बोलो, समझ आ रहा है बात? KCl Yes, sir. Mg+6H2 तो पूरा टूटेगा ना, पूरे आयंस में टूट जाएगा, तो सबका सर टेस्ट मिल गया। हाँ बोलो। सर इसको डबल क्यों बोलते हैं, डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का मीनिंग देखो, ऐसे बोलने का तरीका बहुत है। डबल सॉल्ट का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सॉल्ट है, इसलिए डबल ऑक्टेपोलर ट्रिपल सॉल्ट क्यों नहीं बोलते हैं सर? 3 सॉल्ट तो ट्रिपल सॉल्ट, ऐसा मीनिंग वही नहीं तो है, उतना मीनिंग नहीं है अपने को। एडिशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। मेनली ज्यादातर दो ही तरह के खास करके सॉल्ट मिलाए जाते हैं, ज्यादातर यही रहता है यार, इसी बेसिस पे डबल सॉल्ट बोल दिया गया। तो डबल सॉल्ट का ऐसा कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, डबल सॉल्ट का मतलब एक से ज्यादा उसमें कैटायन है, एनायन है, इसलिए उसको डबल सॉल्ट का नाम दिया जा रहा है। सर ये जो कह रहा है कि मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है और टेस्ट देगा सारे कॉन्स्टिट्यूट आयन का सर, उसको अगर डबल सॉल्ट बोले, अगर वो टेस्ट नहीं दिया तो? नहीं तो बोलेंगे डबल सॉल्ट, अब नहीं बोलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अभी बता रहे हैं अभी हम। और सर एडिशन कंपाउंड रहेगा ना तब भी? एडिशन कंपाउंड का तो एग्जांपल है ही वो, डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड का ही पार्ट होता है, डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड का ही पार्ट होता है। जैसे अब सर आप अगर नहीं, टेस्ट नहीं देगा तब? अभी तुम बोल सकते थे मुझसे, सर सिंपल कंपाउंड डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो सकता है क्या? अभी पूछोगे, यही मुझसे पूछना चाह रहे हो आप, मुझे लग रहा है कि डबल नहीं सिंपल। सर, सर क्योंकि इसमें एक एनायन एक कैटायन है, अगर 2 कैटायन हो या 2 एनायन हो तब हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 कैटायन भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, सब डबल सॉल्ट में हाँ सर, जाता है। मतलब 1 से ज्यादा हो। हाँ, ये हाँ मतलब एडिशन कंपाउंड हो, पहली तो बात ये है, और एडिशन कंपाउंड के अंदर ही डबल सॉल्ट होता है, ये बात समझिए पहले। सिंपल कंपाउंड डबल सॉल्ट का एग्जांपल नहीं होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल सकता है कि सर सिंपल कंपाउंड को भी पानी में डालेंगे तो भी तो टेस्ट देगा ही ना सर, तो सिंपल कंपाउंड भी डबल सॉल्ट बोल देंगे तो क्या गलत है? वो गलत है। नहीं सर। एडिशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट आता है। ओके, एडिशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट आता है, तो ये देख लो, आप खुद ही देख रहे हो आप, जो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है कि सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और वो अगर सभी कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देता है तो वो डबल सॉल्ट होता है।
तो कार्बोनाइट एक डबल सॉल्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अभी आप जितना आसानी से समझ रहे हो, जितना आसानी से समझ रहे हो, वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। ऐसे पूछेगा कि इनमें से डबल सॉल्ट कौन है और लिख देगा कार्बोनाइट, फॉर्मूला नहीं देगा। ये आप समझिए फॉर्मूला क्या है उसका, ये उतना दे के पूछेगा तब तो कोई बच्चा बता देगा। कोई भी जानता है कि अगर मैं कार्बोनाइट का फॉर्मूला लिख के दूंगा तो बच्चा बता ही देगा। तो वो ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, और एक ऑप्शन होगा कार्बोनाइट, दूसरा ऑप्शन होगा पोटासियम। पोटासियम की बात करें, पोटासियम देखो K2SO4, Al2SO4 थ्राइस। सर अगर वो 2 कैटायन और 1 एनायन में टूटेगा सर तब भी बोलेंगे डबल सॉल्ट? सब डबल सॉल्ट, सब एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड अगर वो सबका टेस्ट दे रहा है तो, अगर वो सभी आयंस का टेस्ट दे रहा है तो, जितने भी कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं उन सब का टेस्ट दे रहा है तो वो डबल सॉल्ट ही होता है। क्योंकि ऐसा कोई सॉल्ट नहीं कि जो ट्रिपल सॉल्ट और टेट्रा सॉल्ट, ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं भाई। तो अपने पास जब है ही नहीं तो फिर और कहाँ कुछ बोलने वाले हैं हम। तो हमने कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। हमने ये कहीं लिखा कि 2 कैटायन होगा तभी डबल सॉल्ट बोलना, या 3 कैटायन होगा तभी डबल सॉल्ट बोलना, अगर 2 एनायन हो गया तो डबल सॉल्ट मत बोलना, ऐसा मैंने कहीं लिखा नहीं लिखा। सबको डबल सॉल्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। डबल सॉल्ट के लिए ऐसा नहीं कहीं बनाया ही नहीं गया है कि कोई ट्रिपल सॉल्ट होता है या टेट्रा सॉल्ट, पेंटा सॉल्ट, ये सब नहीं बनाया गया है। तो इतना ज्यादा परेशान करना नहीं अपने को। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ेंगे एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, तो ये K प्लस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा और Al+3 बनेगा। तो क्या लगता है आपको जितने भी इसमें कैटायन एनायन है उन सब का टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? देखो SO4 2 माइनस का भी टेस्ट मिलेगा, अलग अलग हो गया तो अलग अलग का टेस्ट मिल गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? डबल सॉल्ट हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे? डबल सॉल्ट हो जाएंगे। ओके, अब जैसे देखो, जैसे मैंने बोला था मोर सॉल्ट, FeSO4 है, NH4 ट्वाइस SO4 है, NH4 ट्वाइस SO4 है और 6H2 है, मोर सॉल्ट है। अब जब मैं इसको तोड़ूंगा आयंस में तो ये बनेगा Fe+2 बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा और NH4 प्लस बनेगा। तो ये भी एक मोर सॉल्ट है क्योंकि ये सभी का टेस्ट दे रहा है। दो ही देखो बेटा, दो ही सॉल्ट बताया ही गया है अपने सिलेबस में, दो ही सॉल्ट बताया गया है। हो सकता है और भी हो, अपने को नहीं जानना है, अपने को नहीं जानना है। अपने को दो ही सॉल्ट जानना है भाई, एक डबल सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना, और कंपाउंड एडिशन कंपाउंड हो भाई, काम खत्म है। और उससे ज्यादा हमको जानना ही नहीं है तो हम क्यों टेंशन लेने जाए इतना। तो भाई देखो, अगर इस तरह का कोई भी एडिशन कंपाउंड देता है तो उसको डबल सॉल्ट के कैटेगरी में रखना है। उससे आपको कोई काम नहीं करना है कि उसमें कैटायन 2 है कि 4 है कि 6 है कि 50 है, वो आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है। उससे आपको क्या लेना देना है? आपको डबल सॉल्ट ही बोलना है उसको। डबल सॉल्ट का मतलब है कि एडिशन कंपाउंड होना चाहिए, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डबल सॉल्ट का मतलब 2 ही सॉल्ट हो गए, 2 ही सॉल्ट है तभी वो डबल सॉल्ट है, 3 है तो नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे। तो अपनी वो प्रॉब्लम नहीं है। डबल सॉल्ट जो एडिशन कंपाउंड हो और उस एडिशन कंपाउंड को जब मैं वाटर में डिजोल्व करूं तो वो टूट जाए पूरी तरह से, और अगर पूरी तरह से टूट गया और सर हाँ बोलो सर, तो मतलब सारे एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट होंगे? हाँ, सारे एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट होंगे, लेकिन वो इसी तरह से टूटना चाहिए। लेकिन सिंपल सर कैटायन, तो कोई ऐसा बताइए जो नहीं टूट रहा हो, मतलब। अरे अभी वही लाने ही जा रहे हैं हम आपको। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत ही हुआ है तो अभी जल्दीबाजी में नहीं सोच रहे आप। ठीक ठीक है, सर। देखिए ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा जब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर वो सिंपल कंपाउंड से मिलकर बना है एडिशन कंपाउंड तो वो डबल सॉल्ट होता है। सिंपल कंपाउंड से मिलकर बना है कोई एडिशन कंपाउंड तो हमेशा डबल सॉल्ट होता है। Addition compound is formed by 2 or more simple compound is always a double salt। वो टूटता यस है। सर। ये सब यही पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद वो पॉइंट लिखवा देते हैं। इतना कंफ्यूजन जो रह रहा है वो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसका दूसरा पार्ट है अपने के लिए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं? जो डिसोसिएट नहीं होते, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन द एक्वा सॉल्यूशन, दे डू नॉट, इसको बोलते हैं दे do not dissociate, they do not dissociate completely, they do not dissociate completely in aqueous solution, and they do not give test of all constituent ions, and they do not give test of all constituent ions। इसको भी समझते रहना है अपने को। कंस्टिट्यूएंट आयंस जो
सभी आयंस का टेस्ट नहीं देता। जैसे एक एग्जांपल अपने दिमाग में चल रहा होता है, जैसे K4 है और FeCN6 है, जब इसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे ना तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 4K+ में और साथ में FeCN6 4- में, ये टूटेगा ऐसे। अब आपको क्या लगता है, क्या आयरन को आप अलग कर पाए, क्या साइनाइड को आप अलग कर पाए? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है, इसमें आयरन भी है, साइनाइड भी है और पोटेशियम भी है। लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे तो ऐसे टूटेगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऐसे टूटेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टूटेगा। क्या आपने आयरन और साइनाइड को अलग अलग कर पा रहे हो? तो क्या आपको टेस्ट आयरन और साइनाइड का अलग अलग मिलेगा? यहाँ पे आप कह सकते हो do not give test of iron and Cn- सेपरेटली नहीं मिलेगा आपको टेस्ट। हाँ मिलेगा जरूर आपको, लेकिन आयरन और साइनाइड के साथ मिलेगा, तो सेपरेट तो नहीं मिला ना, इसलिए इस सॉल्ट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स की तरह होता है भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, पहचान आ जाता है, वो अपने अलग दिखाई देता है। वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट दे पा रहा है? टेस्ट आयरन और Cn- का सेपरेटली टेस्ट देगा ये? जब ये देगा नहीं तो क्या इसको हम डबल सॉल्ट में रखेंगे? इसमें रखना पड़ेगा इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपना अलग पहचान बना कर रखता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ब्रैकेट के अंदर ही रहता है हमेशा, पता चल जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि नहीं है। डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड which is formed by 2 or more simple compound is known as double salt. Okay, double salt के लिए हाँ बोलो। सर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि जैसे वो एडिशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है वो डबल सॉल्ट होंगे, या जो डबल सॉल्ट नहीं है वो कॉम्प्लेक्स? सही बात है, यही दो सॉल्ट होता है भाई, कह सकते हो। उतना घुमा फिरा कहने से कोई फायदा भी नहीं, सिंपल वे में आप जो कहना चाहते हो कह लो यार, कोई दिक्कत नहीं अपने को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं टेंशन नहीं। और इतना क्यों, मतलब इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड है ना? इन्हीं दो पार्ट में डिवाइडेड है, और इतना ज्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं। हमने बोला डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, सीधे सीधे कैटायन एनायन में जो टूट रहा है वो है डबल सॉल्ट, जो सबका आयन का टेस्ट दे रहा है वो है डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट का एक सिंपल पॉइंट तुम्हें बता ही रहे हैं कि डबल सॉल्ट उसको बोलेंगे द एडिशन कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सिंपल कंपाउंड, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। लिख लो, ये सही डेफिनेशन होगा आपको। अब अगर घुमा के कोई बोले कि वो ठीक नहीं लगता है डेफिनेशन, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है वो डबल सॉल्ट, अच्छा नहीं लगता यार, नहीं अच्छा नहीं लगता है ये डेफिनेशन। तो बेकार लगता है, लगता है कि क्या पढ़ा फिर मैंने, मैं दूसरे की तुलना कर रहा हूँ, ये अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता अच्छा। जैसे मैं बोलूँ मैं उससे तुलना करके मैं बताऊंगा मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं हूँ, ऐसे बोला जाएगा क्या? मैं हूँ, मैं करूंगा, मुझसे नहीं होगा तो देख लो भाई दूसरा कोई करवा लो, अपना समझो, ये मतलब होता है। देखिए ये बोलना मजा आता है इससे। मैं बोलूँ वो कर लेगा, वो नहीं कर रहा है तो मैं हूँ, अच्छा नहीं लगता यार। इसलिए आप डेफिनेशन मतलब अलग अलग रखें, जोड़ो नहीं, जोड़ो मत किसी चीज को। यस सर। तो सही है। अभी एक देखो एडिशन कंपाउंड यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप बोर्ड में भी लिखें तो ऐसे लिखें, एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट को ये डेफिनेशन दें, बढ़िया रहेगा। एडिशन कंपाउंड which is formed by 2 or more simple compound, which is formed by 2 or more simple compound। ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता है कि रहेगा आपके लिए। एडिशन कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय 2 और मोर सिंपल कंपाउंड, उसको बोल देंगे डबल सॉल्ट। सब आ जाएगा। देखो याद ज्यादा नहीं रखना अपने को बेटा, परेशान नहीं होना है। 3 ही एग्जाम्पल पूछता है, वो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया है, ज्यादा टेंशन कहाँ है। कार्नोलाइट, मोर सॉल्ट और पोटास एलम, इसके अलावा कोई पूछता नहीं, और डबल सॉल्ट कभी पूछेगा नहीं, इसकी गारंटी है, पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, पूछ के क्या करेगा वो, ये पूछने वाला क्वेश्चन है नहीं। सर ये यहाँ टेस्ट का मतलब कि प्रेजेंस का टेस्ट ना, मतलब सर? हाँ मतलब जो कैटायन पोटेशियम का एक टेस्ट होता है, अपना अलग अलग टेस्ट होता है, वो आप पढ़िएगा अभी। जैसे आपने जैसे पढ़ोगे कैटायनिक टेस्ट और एनायनिक टेस्ट, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आप प्रैक्टिकल भी करिएगा आप इसका। सर किया है सर, ये जेई में आता है क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस? हाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस जेई एडवांस में आता है, मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आता है, तो हम पढ़ाएंगे आपको ना। ग्रुप रेडिकल ये सब होता है, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ये सब पढ़ाया जाता है। कैटायन का टेस्ट होता है, एनायन का टेस्ट सब पढ़ाया जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप, पूरे टेस्ट पढ़ाए जाएंगे आप।
तो यहाँ पे जो पोटेशियम होता है ना उसका टेस्ट होता है, सब टेस्ट लिखवाया जाएगा आपको, तो वो पूरा प्रैक्टिकल में भी आपको काम में आएगा और उसके एग्जाम में भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जेईई के अंदर भी आएगा, एडवांस के अंदर भी आता है। उसके कलर्स वही सब याद करवाऊंगा मैं, उसका आप टेंशन ना लीजिए, सब लिखवाऊंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस खूब पढ़ाऊंगा मैं आपको, कहाँ टेंशन है आपको। ठीक से ठीक। ठीक है, डबल सॉल्ट को ये बोलना सही रहेगा, एडिशन कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सिंपल कंपाउंड। ओके, क्लियर क्लियर, समझ में आया बात? एकदम ठीक है एकदम। चलिए अब आइए टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अब समझना है आप, मेन अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, आपको अगर कॉम्प्लेक्स के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, कॉपी को सही से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉपी में आपको किताबों से ज्यादा मिलेगा, किताब में तो चीजें छोड़ दिया जाता है, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। आप मॉडल में पढ़ के देख लो, कहीं पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कॉपी सही से पढ़ लिया तो कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं कुछ कुछ टॉपिक का गारंटी देता हूँ और उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो मुझसे आप मिलना। इनऑर्गेनिक का है ये इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसके क्वेश्चन बाहर आते ही नहीं है भाई, क्योंकि ये फैक्ट पे चलता है, फैक्ट पे जो चलता है उसके बाहर क्वेश्चन क्या आएंगे यार, पॉइंट एकदम बढ़िया। से अगर हमने पॉइंट को सब समराइज कर दिया तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, और अगर नहीं कर पाए तभी बाहर आएगा। और आप किताब पढ़ लीजिए, उसमें कुछ फैक्ट छोड़ देता है, कुछ चीजें जो पकड़ में नहीं आएगा, आपको पकड़ में नहीं आएगा, और मॉडल पढ़ लीजिए तभी आपको पकड़ में नहीं आएगा। और हम यहाँ पे सब चीज को बताएंगे आपको, कहाँ पे क्या चीज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और क्यों ऐसा होना चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। इसलिए आप पढ़िएगा जरूर, ध्यान से पढ़िएगा, और आप अगर इधर उधर कोई सोच रहे होंगे नहीं ऑनलाइन और जगह से पढ़ लेंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। नहीं सर, एक ही जगह है। यहीं पे आप रहिए, मस्त रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं अपनी पढ़ाई भी बीच बीच में करता रहता हूँ, ये हमारी आदत है, थोड़ी पहले से ही है, ये आज से नहीं है। तो चलिए, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, जैसे मैंने बोला, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हुआ है, इसी कॉम्प्लेक्स हम पूरे टर्म्स को जानना चाहेंगे, K4 Fe-CN6, इसी टर्म से हम पूरा जानेंगे क्या क्या इसमें टर्म्स होते हैं। देखो अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, जो पोर्शन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों आयोनाइजेशन बोलते हैं, अब ये भी सोचने वाली बात है। आयोनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयोनाइज होता है, क्योंकि आयोनाइज, ये बाहर वाला आयोनाइज होता है, अंदर वाला आयोनाइज नहीं होता, इसलिए इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो आप बोलिएगा पोर्शन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और इस वाले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम होता है ये सब। एक बार हम नाम समझ लेते हैं, फिर हम बारी बारी से उसके टर्म्स जानेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है द पोर्शन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, जो इनसाइड में होता है, पोर्शन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट के जो अंदर है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इतनी बात तो समझते हो। आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों है, क्योंकि ये आयोनाइजेबल है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेबल बाहर वाला पार्ट आयोनाइजेबल होता है, अंदर वाला पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है, जैसा कि अभी आपने देखा। इसके बाद अब अगला टर्म समझना है, ये जो लिखा है ना, ये वाला आयरन जो लिखा है ना, उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। इसका नाम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। इसको लिखते चलिए, आयरन को क्या बोलेंगे, जो यहाँ पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। आयरन है ना, आयरन है तो आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो दिख रहा है ना ब्रैक, ये CN उसके साथ दिख रहा है,
इसका नाम होता है लिगेंड, इसको लिगेंड का नाम देते हैं, CN को लिगेंड बोलते हैं। और ये जो नंबर दिख रहा है ना 6, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इतने टर्म्स यूज होंगे। अब इन्हीं टर्म को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे आपको। पहले इन टर्म्स के बारे में आपको समझाएंगे और फिर हम आगे आपको ले चलेंगे। तो देखो यही पूरे टर्म्स हैं भाई, इतना ही टर्म होता है जो लिगेंड क्या है? किसका बेटा, लिगेंड क्या है सर? CN से समझ। CN लिगेंड बोलते हैं उसको, लिगेंड। अभी सब समझाते हैं, सब कुछ समझाएंगे धीरे धीरे कि लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और ये तो बताना ही है मुझे, सेंट्रल मेटल एटम बताना है, लिगेंड बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। इतने ही टर्म्स यूज होते हैं भाई, इतने ही टर्म्स यूज होते हैं। एक हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर जो समझ में आता है, और एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो भी समझ में आता है। जो समझना है वो है सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 3 चीज समझना है आपको, और इन तीनों चीजों को आप बहुत अच्छे समझ पाओगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। देखिए सबसे पहला हेडिंग होता है सेंट्रल मेटल एटम। फर्स्ट हेडिंग दीजिए सेंट्रल मेटल एटम। सर हम लोग इस चैप्टर में बस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे भाई, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम ही है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई हम डबल सॉल्ट को लेके क्यों चले, हो गया कहानी खत्म डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट का कोई मतलब नहीं रह गया, आप उसको क्यों पढ़े भाई, उसकी बात ही नहीं है। जिस टॉपिक का जो नाम है उसी के बारे में पढ़ेंगे ना हम। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ेंगे, ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। यस सर, सही है सर। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है पहले ये समझो। 1 मिनट ऊपर कर देना। हाँ लिख लीजिए पहले इसको। देखो K4FeCN6 में आपका जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आयोनेशन स्फीयर बोलना है, ब्रैकेट के जो अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलना है, और जो एक आगे दिख रहा है उसको मेटल बोलना है, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद जो दिख रहा है उसको लिगेंड बोलना है, और उसमें जो नंबर दिख रहा है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है। यही 4 टर्म है, 3-4 टर्म है, और क्या है, यही 3-4 टर्म है। सर इसके 4 अलावा को कुछ नहीं बोलेंगे? किसको, सर ये जो 4 है 4 क्या है, वो तो वैलेंसी है भाई, वो तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे अब AX प्लस और BY माइनस नहीं लिखते हो, हाँ AY सर वो BX। तो है, पर उसको कुछ बोलते नहीं है क्या? 4 को क्यों बोलेंगे, वो तो अपनी बैलेंसी है ना यार। जैसे ये देखो ऐसा कंपाउंड होता है, जैसे ये देखो, उसको क्यों बोलोगे कुछ, वो तो अपने आप ले लेगा वो। FeCN6 4- ऐसे रखा है ना ये, तो आप इसको आयनिक कंपाउंड जैसे नहीं करते हो, इसको मल्टीप्लाई यस सर, हाँ वो पता है तो सर। फिर 4 का कोई मतलब नहीं, कहाँ निकल रहा है बताओ। वो तो अपने आप ठीक टूट है जाएगा, तो है तो पोटेशियम ही ना भाई, यस है सर, तो ठीक है। पोटेशियम ही ना, इसीलिए उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा। अब कोई बोलेगा कि Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl है वो, तो प्लस का थोड़ी कोई मतलब निकाल के लेके आओगे आप, मेटल ही है। तो वही ठीक है। K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा दिख रहा है बेटा। इसमें बाहर जो है वो है आयोनेशन स्फीयर। अब इसके बाहर लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में ही हो, इधर ही हो, इधर भी तो हो सकता है, तो उसको भी आयोनाइजेशन स्फीयर ही बोलेंगे। जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा उसका नाम आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसका नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और एक सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, एक लिगेंड है, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ है बताओ, कुछ नो इसके सर। अलावा कुछ नहीं है भाई। तो इतना आसान है, आपको देखो मजा आएगा अभी। सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम वो होता है, वो मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, किससे एक्सेप्ट करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा उसी लिगेंड से। देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम का डेफिनेशन होता है, द मेटल एटम, अभी समझ में आने लगेगा, द मेटल एटम विच एक्सेप्ट an electron pair, accept an electron pair from ligand with coordinate bond। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही ले, ओके। जैसे देखो ये मेटल है बेटा, और यहाँ लिगेंड लिखा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जब देगा ना उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और देखो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कब लेता है बेटा, कब लेता है कोई इलेक्ट्रॉन पेयर, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग मेटल इज सेंट्रल मेटल एटम भाई। इसमें अलग क्या है, जो लोन पेयर ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, वो कौन ले सकता है,
जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग मेटल, ये इस पे ज्यादा जोर नहीं डालना है आपको, ये तो आपको समझ में आता है भाई। जिसको पैसा लेना है तो पूरा ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा ना यार। एक लोन पेयर लेना है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए एक पूरा घर खाली करना पड़ेगा, एक रूम खाली करना पड़ेगा, तभी वो पैसा उसमें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रूम चाहिए खाली, कैसे चाहिए? खाली। वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग मेटल इज CMA। इसीलिए ज्यादातर हम लोग डी ब्लॉक के मेटल्स लेते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक वाले में ज्यादातर में खाली ही रहता है, ऑर्बिटल्स खाली रहता है। डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल्स इसीलिए लिए जाते हैं, डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल्स इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली रहता है यार। अगर 3D नहीं खाली होगा तो 4D खाली होगा, 4D नहीं होगा तो 5D होगा, कुछ ना कुछ तो खाली है ही यार, कोई टेंशन अपने को है नहीं, है ना। 3D के बाद 4D तो खाली हो गया, 4th सेल में तो एंट्री ले ही लेते हो आप। जैसे आयरन की बात करो तो 4s तो 3D 6 लिखते हो ना, तो 4D Yes, खाली sir. है ना उसका, पूरा 4D खाली है भाई, बैठा है 4D खाली, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता रहेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग मेटल इज जनरली डी ब्लॉक मेटल इज CMA जनरली। और देखो भाई कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का होता है, पहली बात, सेंट्रल मेटल एटम मैक्सिमम डी ब्लॉक का होगा, टेंशन नहीं लेना अपने आप को। नॉन मेटल बहुत कम बना पाता है, नॉन मेटल बहुत कम बना पाता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग मेटल इज CMA। एक बात बताइए बेटा, अगर सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस एसिड या लुईस बेस की तरह? इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लुईस एसिड, मतलब लुईस एसिड ना। यस सर, लुईस एसिड। तो CMA, ये लुईस एसिड का डेफिनेशन भी यही है, CMA एक्ट एज लुईस एसिड सेंट्रल मेटल एटम। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, पूछेगा कि CMA एक्ट एज, आंसर इज लुईस एसिड। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज, आंसर लुईस एसिड। लुईस एसिड का डेफिनेशन भी यही है। अब पढ़िए, आपने क्या पढ़ा है? आयरन एटम, जो भी मेटल जो भी है, विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही पढ़ा है आपने लुईस एसिड में, आप याद करिए। तो CMA Yes, Yes, sir. लुईस एसिड, CMA को क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। ओके, दूसरा CMA समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। दूसरा आता है लिगेंड। लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, किसको? CMA को, उसको नाम है लिगेंड। नहीं, क्या लिखिए? द स्पीसीज व्हिच डोनेट an electron pair, the species which donate an electron pair to CMA with coordinate bond is known as ligand। इसको क्या बोलते हैं? इसी का नाम लिगेंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसका नाम लिगेंड होगा। जैसे देखो, ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसको लिगेंड बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लिगेंड होता है, और जो लेता है वो CMA होता है। बस इतनी तो कहानी है भाई। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला लिगेंड कहलाएगा और लेने वाला CMA कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो लिगेंड किसकी तरह एक्ट करेगा बताओ? एक्ट एज लुईस बेस। ये भी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इट एक्ट एज लुईस बेस, लिगेंड लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज लुईस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट एक्ट एज लुईस बेस। तो लिगेंड को लुईस बेस बोलते हैं। कहानी हो गई। अब अगला टर्म आता है आपके पास, तीसरा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आप बड़े उत्सुकता में होंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर मैंने जो सीखा अभी तक, मैं समझता हूँ कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर जो नंबर है वही है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जहाँ पे मुझे नंबर दिखाई देगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे। ये सोच रहे हैं कितने लोग? सभी लोग सोच तो रहे हैं सर, नंबर तो दिख रहा है। अब वही तो इसका डेफिनेशन वो नहीं है। जो नंबर दिख रहा है कभी कभी आपको परेशान करेगा भाई, जो दिखता है कभी कभी होता नहीं है, कहानी है। ये बात आप भी सुने लिगेंड का होंगे, नंबर जो दिखता है वो होता नहीं है, कभी कभी तो हो भी जाता है, लेकिन जो दिखता है
और वो कभी कभी नहीं भी होता है। तो वो बात यहाँ पे है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन होता है बेटा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू सीएमए इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सोचेंगे सर री क्या डेफिनेशन दे दिए सर आप, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, number of coordinate bond formed by ligand to CMA is known as coordination number। अब ये सर क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू सीएमए इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है सर? इसको थोड़ा समझाइए। तो मैं इसको समझाता हूँ, सुनिए। अब आप सुनिए, जैसे अगर कोई ऐसा लिगेंड होता है जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कुछ ऐसा भी लिगेंड तो हो सकता है जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, कोई ऐसा भी तो लिगेंड हो सकता है जो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, कोई ऐसा भी तो लिगेंड हो सकता है जो छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। कहानी तो बदल गई। अगर अकेला एक लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर अकेला एक लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। नंबर भले ही क्या दिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। यहाँ 6 दिख रहा है क्योंकि CN जो है उस लिगेंड को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। अभी लिगेंड के बारे में कैटेगराइज करेंगे, अभी लिगेंड के बारे में समझाएंगे आप। अभी तो लिगेंड की कहानी बाकी है। अभी तो लिगेंड को कैटेगराइज करेंगे, और लिगेंड को कैटेगराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक लिगेंड एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है भाई। अगर वो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर से डिनोट होगा, ना कि इस नंबर से। ये नंबर दिखा रहा है, सिर्फ ये नंबर दिख रहा है कि 6 नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलने का मन हो रहा है, लेकिन ये 6 होगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इसी बात को लेने के लिए एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन ये देना चाहिए आपको, वो नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। सिर्फ नंबर देखकर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दें तो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या बोलने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन किया मैंने, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू सीएमए इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बात ये आती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन 2 बनाएगा, कौन 3 बनाएगा, कौन 4 बनाएगा, कौन 5 बनाएगा। अब इसकी कहानी उठती है, तो उसके लिए एक टर्म आता है जिसका नाम है डेंटिसिटी। इसका नाम होता है डेंटिसिटी। ये बताता है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड कितना बना सकता है, तो नाम क्या है? डेंटिसिटी। नेक्स्ट टर्म का नाम है डेंटिसिटी। उलझन नहीं लग रहा होगा, थोड़ा टर्म्स जान लो पहले। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज डेंटिसिटी। समझिएगा बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ligand to central metal atom is known as denticity। देखो डेंटिसिटी किसको बोल रहे हैं बेटा? जो लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करता है वही उसका डेंटिसिटी होता है। अगर एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है बेटा तो डेंटिसिटी 1 होगा, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेंटिसिटी 2 होगा, 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेंटिसिटी 3 होगा, और ऐसे ही 4 कर रहा है तो 4 होगा, 5 कर रहा है तो 5 होगा, 6 कर रहा है तो 6 होगा। जैसे देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझिए, डेंटिसिटी को समझना होगा आपको, जरूरी है, समझ आएगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए अमोनिया के पास एक लोन पेयर है बेटा, इसके पास आया मेटल को बोला इसने कि भाई मैं तुम्हें एक ही लोन पेयर दूंगा क्योंकि मेरे पास भाई एक ही लोन पेयर है। तो अमोनिया की डेंसिटी कितनी हुई? 1। तो अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा भाई, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, तो इसी से पता चलता है कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है। इसी से पता चलता है बेटा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, और वही डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो NH3 के पास
एक ही लोन पेयर था बेटा, एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए अमोनिया की डेंसिटी 1 होगी। पहले तो यही सब क्वेश्चन आएगा आपसे कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही शुरू होता है। तो अमोनिया की डेंसिटी कितनी होगी, 1 हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा Cn माइनस की डेंसिटी कितनी होगी भाई, Cn माइनस की डेंसिटी कितनी होगी? मेटल के पास Cn माइनस पहुंचा, Cn माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई? Cn माइनस की डेंसिटी कितनी होगी? 2। दो, एक कैसे? एक निगेटिव चार्ज और नहीं भाई, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N में लिख, C ट्रिपल बॉन्ड N बना दो, यहाँ पे माइनस बनाकर इसको क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा ऐसे। यही है कि नहीं भाई, यही है या नहीं? यही है ना? और इसको क्वाड्रेंट में थोड़ा तोड़ो तो क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेंट को तोड़ के थोड़ा लिखो तो बेटा क्या बनेगा, C माइनस, तो लेता है वो माइनस होता है भाई, ऐसा बनेगा? यस सर, बनेगा ना, मानते हो ना? तो अब तुम सोच रहे हो, बच्चा सोचता है अच्छा सर एक कार्बन माइनस सर डोनेट करेगा सर, कार्बन माइनस एक डोनेट कराइए सर। किया, हमने बोला ठीक किया, तो नाइट्रोजन डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। पेड़ तो रखा ही है, करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा बेटा, ऐसे अगर आपने थोड़ा सा सोचा करना चाहिए, सही बात सोचा आपने, थोड़ा हम भी देख लें। इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नहीं देगा। नहीं अभी देगा, क्यों नहीं देगा, क्या टेंशन है उसमें, लोन पे है ना भाई। तो ये 3 मेंबर रिंग बन गया भाई। 3 मेंबर रिंग सबसे हाईली अनस्टेबल होता है, 3 मेंबर रिंग कभी नहीं बनाते, ऐसा ना दे दो किसी को इलेक्ट्रॉन की अपनी स्टेबिलिटी खो दे, वो वैसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता भाई। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई पैसा तुमसे लिया और पता चला कोई कंगाल हो गया, ऐसा पैसा कौन सा काम करेगा यार? 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, और 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होता है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए? Cn माइनस की डेंसिटी 1 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। अब डेंसिटी तो 1 तुमने बोल ही दिया है, इतना समझ में आपको आ ही गया है, तो मुझे एक आंसर दे दो कि कार्बन डोनेट करना चाहिए या नाइट्रोजन डोनेट करना चाहिए? किससे वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कार्बन से या नाइट्रोजन से? कार्बन से। कार्बन से नेगेटिव हटाना चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज यस लेस सर, Yes, होता है, और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो डोनेट कौन जल्दी करता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। यस सर, इसकी बाद में कहानी बताएंगे, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। अभी ट्रिपल बॉन्ड भी है। कि Cn माइनस की डेंसिटी 1 है, बोलो यस Cn सर, माइनस की डेंसिटी 1 है, ये समझ में आया सबको? चलिए थोड़ा वाटर की डेंसिटी बताइए बेटा, थोड़ा वाटर की डेंसिटी भी बताए। वाटर की डेंसिटी कितनी होगी बेटा? 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर डोनेट कर पाएगा क्या? क्या दोनों लोन पेयर डोनेट कर देगा बेटा? सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं भाई, क्या 2 मेंबर रिंग बन जाएगा भाई? दोनों लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक रिंग बनना चाहिए ना, रिंग बन रहा है ना भाई, यस सर, लेकिन कितने मेंबर, कितना मेंबर? 2। या फिर आप मेटल को भी कंसिडर करोगे तो रिंग के अंदर कंसिडर करोगे तो 3 होगा, तभी 2 लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा भाई। 3 मेंबर रिंग और 2 मेंबर रिंग नहीं बनता, 3 मेंबर वही रिंग। तो। इसका मतलब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी भी एक ही होगा। तो सर रिंग बनाना है क्या? भाई अब दोनों लोन पेयर दोगे तो रिंग नहीं बनेगा, ऐसा बन जाएगा सर। दोनों तरफ से लोन पेयर दे दिए, इधर से भी तो रिंग नहीं बन जाएगा। यस सर, सीधी सी बात है यार, एक मैं मेटल हूँ, मैं खड़ा हूँ और दो तरफ से तुम लोगों ने अटैक कर दिए, तो क्या यस होगा? सर, तुमने भी उधर से बंदूक ताना, इधर से बंदूक ताना, तो घूम के क्या हो गया, सर्कल रिंग बन गया। यस सर, 2 ही मेंबर रहेंगे। तो 2 मेंबर रिंग बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये डेंसिटी 1 लोगे या 2 लोगे बताओ? वाटर की डेंसिटी 1 की 2? 1। वाटर की डेंसिटी बेटा 1, तो सर वो मतलब 3 रिंग पाएगा। बनाना नहीं है सर, क्या बेटा? रिंग बनाना ही नहीं है। रिंग बनाना है, लेकिन 4 मेंबर और 5 मेंबर और 6 मेंबर, 3 मेंबर नहीं। अच्छा, रिंग तो नहीं बनाएंगे यार, 4 मेंबर बनेगा तो हम खुश हैं, 5 मेंबर बना तो और खुश हैं, 6 मेंबर बन गया तो और खुश।
उसी तभी होती है ना। चलिए थोड़ा और आते तो हैं। ये वाला एग्जांपल और एक बार और बता दीजिए। वाटर की डेंसिटी 1 होगी, क्योंकि वाटर दोनों लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो ये 2 मेंबर्ड रिंग बन जा रहा है। देखो क्या 2 मेंबर्ड रिंग बनता है कभी? वाटर ने दोनों तरफ से उसको घेर लिया, कहाँ घेर लेगा यार? वाटर डेंसिटी 1 ही होगा, 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 मेंबर रिंग बन जाएगा। 2 मेंबर रिंग कहीं बनता ही नहीं, 2 मेंबर रिंग बनता ही नहीं है, तो दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं ठीक है करते। सर। हाँ जैसे अब उसको देखो, तुम थोड़ा और एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन को देखो, अभी समझ में आने लगेगा बेटा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे एकदम समझ में आने लगेगा, आपको कहीं टेंशन नहीं होगा। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे बेटा, तो ये लोन पेयर डोनेट किया, ये लोन पेयर डोनेट किया, दोनों पास लोन पेयर तो है ही। ये क्या बन जाएगा? 3 मेंबर मेंबर रिंग। रिंग मेंबर बन जाएगा तो सर इसमें तो भी एक ही क्या, है। तो 3 मेंबर रिंग में क्या बनाओगे आप? नहीं 3 सर, मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और अगर 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है तो इसका मतलब इसकी भी डेंसिटी 1 ही लेना पड़ेगा आपको। समझ में आया बेटा? हाँ सर आप अब कहानी ऐसी हो, अगर कहानी इथाइलिन डायमीन की हो, ऐसी कहानी हो, NH2 CH2 CH2 NH2 और यहाँ पे मेटल हो, तो बताओ इसकी डेंसिटी कितनी लेना चाहिए मुझे? 2 सर। देखो एकदम सही बात है बेटा। क्यों लिया तो आपने? क्योंकि आपको पता था कि ये 1 2 3 4 5 मेंबर बन गया भाई। 5 मेंबर तो काफी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। इसकी डेंसिटी भैया 2 होगा। इसकी डेंसिटी कितना होगा? 2 है या नहीं? जैसे अभी एक और एग्जांपल देखो बेटा, अभी अभी डेंसिटी को कैटेगराइज करेंगे, लिगेंड को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तभी मजा आएगा आपको। अभी ये देखो C2O4 2 माइनस है बेटा, C डबल बॉन्ड है और O माइनस है, C डबल बॉन्ड है और O माइनस है। बताइए कितनी डेंसिटी लिखना चाहिए आपको? कितनी डेंसिटी लिखनी चाहिए आपको? 1 या 2 2? सर। 2। देखिए ऐसा बनाना चाहिए। और ये रिंग कितने मेंबर बन गया? 3 और 2 5, खुशी तो आ ही गई। 5 मेंबर रिंग बन गया भाई। 5 मेंबर रिंग तो स्टेबिलिटी को गेन करता ही। फिर बोला ठीक है भाई एक और करते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। NH2 CH2 CH CH2 NH, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं अभी, ठीक है। देखो NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2, और मैंने बीच में मेटल को रख दिया। अब बोला कि बताओ कितना लोन पेयर डोनेट करना चाहिए? यहाँ पे कितना लोन पेयर डोनेट करना चाहिए? बीच में मेटल रख दिया भाई, कितना लोन पेयर डोनेट करना चाहिए? कितनी डेंसिटी यहाँ लिखनी चाहिए मुझे? 2 ही लिखनी चाहिए सर। वही ना? क्या लगता है आपको? 3 क्यों नहीं बेटा? ये और ये दोनों जुड़ गए तो क्या आपको लगता है कितने मेंबर रिंग बनाएंगे? ये गिनिए थोड़ा। 5 और इधर से ये भी जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? 5 5 बन रहा है भैया, अच्छा ना है? अच्छा ना है? 5 मेंबर रिंग ये भी, 5 मेंबर रिंग वो भी। इसका मतलब यहाँ पे भी डेंसिटी 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे डेंसिटी 3 होगा, डेंसिटी यहाँ पे 3 होगा बेटा, इसको लिख लो पहले। डेंसिटी 3 होगा, डेंसिटी 3 होगा, डेंसिटी 3 होगा यहाँ पे। सबको क्लियर है? तो डेंसिटी इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज, एक हो गया मोनोडेंटेट और एक हो गया पॉलीडेंटेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी देयर आर, on the basis of density there are 2 types of ligand। लिखिएगा on the, सर एक बार लिख लेने दीजिए एग्जांपल्स। हाँ लिख लो बेटा, पहले थोड़ा सा लिखो, 1 मिनट में, मैं 1 मिनट में आ भी रहा हूँ। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। कौन कौन से 2 होते हैं सर? हाँ बेटा, बोल रहा था मैं कि डेंसिटी के बेसिस पे 2 तरह का लिगेंड होता है, एक होता है मोनोडेंटेट, एक होता है पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट किसको बोलेंगे? जो एक लोन पेयर दे रहा है। और पॉलीडेंटेट किसको बोलेंगे? जो एक से ज्यादा लोन पेयर दे रहा है। पेंटिक है
क्लियर है या नहीं बोलो? क्लियर एकदम सर। क्या क्या बोलते क्या थे सर? पॉलीडेंसिट क्या सर? बोले डेंटेड, डेंटिसिटी डेंटेड हो जाता है, और भी लिख रहे हैं अभी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। समझ में आ जाएगा बेटा, एकदम थोड़ा सा उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है आज तक कोई बच्चा नहीं कहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी तो मेरे जीआर में खत्म हुआ है थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले हुआ होगा खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ligands are classified as ligands are classified as ligands are classified as मेनली 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट, और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट। तो अब यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ना? क्लियर है सर सर, एकदम? एकदम क्लियर। एग्जाम्पल सीख लिए सर पहले, थोड़ा ऊपर छूटे हैं। छूट गया है? हाँ सर। धीरे धीरे पढ़ाने लायक नहीं, लिख लिख के आपको लिखवा लिखवा के पढ़ाने लायक, ये थोड़ा छोटा रहता है ना, इसलिए नोट्स तो मिलेगा ही आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। आप नोट्स तो भेज दीजिए। तो इसे पढ़ा रहे थे, नोट्स लिख लेंगे सर, एग्जाम्पल समझ तो गए हैं। हाँ नोट्स भेजेंगे, नोट्स तो अभी तुरंत मिल जाएगा, 10 अभी क्लास जैसे खत्म होगा वैसे नोट्स मिलेगा, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। नहीं हाँ सर सही बात है सर। अभी तो बोरोन फैमिली भी चलना शुरू हो गया है, एक जगह बोरोन फैमिली चल रहा है, उसके भी वीडियोस आ रहे हैं अभी वीडियोस बोरोन फैमिली के आए हैं आज। सर आप ब्लॉक तो होंगे तो भेज दीजिए एसपी सर आप 12 से बोलते सर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे सर, एसपी ब्लॉक सर। आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को पूरा जे, अगर जे के बच्चों को भी पढ़ाना है, जे वो साथ में पढ़ाएंगे पूरा। हाँ सर वही। 13 पूरा 14 ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाइए पूरा ब्लॉक ना, केमिस्ट्री एस से पढ़ा डी दीजिए। तक। पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री हमने सोचा भी है। देखो मैंने सोचा है कि जे और जे2 जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनको हम रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ाएं, हम उसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ाते हैं। बच्चे जल्दीबाजी में थोड़ा आ जाते हैं, बच्चे कहते हैं अरे सर नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई, इसलिए ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाइए, बच्चे कुछ हड़बड़ा जाते हैं। ये पूरा पढ़ाएगा सर पूरा? हम रिएक्शन एकदम आराम पढ़ाई तो बढ़िया। हम जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ाएंगे ना, तो जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री फिर से पढ़ाएंगे आपको, 2 बार पढ़ाएंगे ब्लॉक केमिस्ट्री में, तब जाकर आपको याद होगा। एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे और एक बार ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ाते ही हम। ये सर पढ़ेंगे सर हम लोग। तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ब्लॉक केमिस्ट्री में बच्चे भागने लग जाते हैं, लेकिन हमारे साथ पढ़े हुए तो आपको मजा आएगा। ब्लॉक नहीं केमिस्ट्री भागना चाहिए। पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड में 3 कैटेगराइजेशन किया गया है। मोनोडेंटेट को 3 कैटेगराइज किया गया है, एक मोनोडेंटेट न्यूट्रल, एक मोनोडेंटेट कैटायनिक और एक मोनोडेंटेट एनायनिक। 3 कैटेगराइजेशन है यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम लिखेंगे मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। पहले न्यूट्रल वाला पढ़ लेते हैं, फिर कैटायनिक वाला पढ़ लेंगे, फिर एनायनिक वाला पढ़। जैसे देखो इसमें बोलते हैं NH3, NH3 जो होता है ना बेटा, NH3 इसका ये न्यूट्रल लिगेंड है। देखो चार्ज नहीं है भाई, न्यूट्रल है। इसका नाम होता है एमीन। क्या नाम होता है? एमीन। और यहाँ पे डबल M होता है, IUPAC ने सजेस्ट किया है इसको, डबल M। तो जानते हो क्या हुआ? एक बार की कहानी है, जब जेई का एग्जाम हो रहा था, IIT जेई 2012, उसमें आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। उसमें क्या किया कि एक ऑप्शन में IUPAC नेम लिखना था, ठीक, IUPAC नेम लिखना था, और उसमें NH3 गिवन था, और एक ऑप्शन में एक M दिया हुआ था, AMINE दिया हुआ था, और एक ऑप्शन में AMMINE दिया था। समझते हो आप? कितनी Yes, छोटी sir. बात, आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, IUPAC के लिए बहुत बड़ी बात है। कि आपके लिए बहुत छोटी बात होगी कि एक M लिखे चाहे डबल M लिखे, क्या फर्क पड़ता है? आपको ऐसा लगता होगा इंग्लिश तो ही है, डबल M लिख दिया, ठीक है चलेगा। इस बात को उठाया जेई एडवांस 2012 में, उसने IUPAC नेम लिखवाया, लेकिन एक में डबल M दिया और एक में एक M दिया, तो कहानी तो बदल गई भाई। क्योंकि NH3 अमोनिया से आता है। किससे आता है? अमोनिया से। और अगर NH3 अमोनिया से आ रहा है तो अमोनिया में डबल M होता है, नहीं होता? तो इसलिए NH3 का नाम डबल M से होना चाहिए। ये IUPAC ने कहा, हमने नहीं कहा भाई। NH3 का नाम एक M लिखकर गलती कर दीजिएगा आप। तो IIT जेई का 2 ऑप्शन ऐसा था जिसमें सिर्फ एक M और डबल M का फर्क था,
दो ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे एक एम और डबल एम का फर्क था। इतनी बारीकियां हैं आईयूपीएसी के नाम में, इतनी बारीकियां रखनी पड़ेगी आपको। तो एमीन NH3 को ए डबल एम बोलना है, क्या बोलना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अमोनिया से है। कहाँ इसका बेस क्या है, अमोनिया है। क्या है बेस, क्या है, अमोनिया है। ये बेस इसका अमोनिया है, अमोनिया। और अमोनिया को आपको जानते होंगे डबल एम होता है। अमोनिया सभी बच्चों को लिखने आता है, ए डबल एम होता है, तो इसलिए एमीन बोलेंगे इसको। वाटर, वाटर को बोलते हैं एक्वा, वाटर को बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं वाटर को, एक्वा। वाटर भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है भाई, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। यस सर, यस सर। चलिए आइए, फॉस्फीन PH3 इसको बोलते हैं फॉस्फीन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं। इसके साथ अगर आप लिखेंगे PCH5 थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल फॉस्फीन। क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइल फॉस्फीन, है ना बेटा। चलिए आइए थोड़ा और आगे बढ़िए, इसको देखिए, इसका नाम पिरिडीन होता है। क्या होता है, पिरिडीन। पिरिडीन में भी चार्ज नहीं है ना बेटा, देख लो आगे इसी पे हम क्वेश्चन उठाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो ये सब जरूरत पड़ेगा आपको। चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, और ये एक एक लोन पेयर डोनेट कर पाएंगे, जैसे सब मोनोडेंटेट है बेटा, सब मोनोडेंटेट है। CO को बताओ, CO का नाम सुना है, कार्बोनिल बोलते हैं। ये भी क्या है, मोनोडेंटेट है। यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट होगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। इस पे कोई चार्ज है क्या, CO पे कोई चार्ज है क्या, CO पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल लिगेंड में बोलेंगे, और इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल। नाम क्या होगा, कार्बोनिल। चलो बेटा RNH2 बताइए, RNH2 को क्या बोलते हैं, अल्काइल एमीन ना, प्राइमरी एमीन। ओके, अल्काइल एमीन, ये भी क्या है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है। ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और मोनोडेंटेट है, क्योंकि ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। आइए बेटा NH2 अभी आपने देखा था, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट है और न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका नाम हाइड्राजीन होता है। इसका नाम क्या होता है बेटा, हाइड्राजीन होता है। तो इस तरह से न्यूट्रल लिगेंड पहचान जाओगे। न्यूट्रल लिगेंड ज्यादातर इन्हीं में से आ जाएगा, जो टेबल हम लिखवा रहे हैं ना। नाम याद करना है सारे, क्या नाम याद रखना है सब पूरा। नाम याद कर लेना, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। अमोनिया कैसे का तो हो नाम याद जाएगा ही है, वैसे, वाटर आधे एक्वा याद होता है, फॉस्फीन होता है, पिरिडीन होता है, CO कार्बोनिल होता है, RNH2 एमीन होता है, Yes, NH2 भैया हाइड्रोजन होता है। तो इसमें कौन सी बात याद करना पड़ेगा, Yes, sir. मुझे लगता है कुछ याद करना है आपको। उसके बाद आता है मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, दूसरा पार्ट है इसका बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहचान आ जाएगा आपको, बहुत परेशानी नहीं है। अगला है मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड। देखो एनायनिक लिगेंड में यहाँ पे IUPAC भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे हम। इसमें सफिक्स जो होता है ना बेटा, सफिक्स जो होता है उसमें O जोड़ देते हैं लास्ट में, सफिक्स में O जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, O। जैसे देखो X माइनस आएगा, X माइनस होता है ना, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, सब एनायनिक है या नहीं, बोलो है या नहीं। और एक ही लोन पे डोनेट करेगा, इसलिए मोनोडेंटेट है या नहीं। Yes, sir. हेलाइड, इसका नाम होता है हेलाइडो, डो लगा देना, मतलब O लगा देते हैं लास्ट में, हेलाइडो। ठीक है, OH माइनस क्या है बेटा, OH माइनस को भी एनायनिक है, और मोनोडेंटेट इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड होता है इसका नाम, इसको हाइड्रोक्साइडो बोल देते हैं। ओके, हाइड्रोक्साइडो बोलो, X माइनस हेलाइडो, हाइड्रोक्साइडो। देखो बेटा O-2 जानते हो आप, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं, तो ऑक्साइडो हो जाएगा। होता है O2 2 माइनस होता है बेटा, इसको परऑक्साइड बोलते हैं, याद होगा आपको। यस सर। तो परऑक्साइडो हो जाएगा, O2 पे 2 माइनस परऑक्साइडो, O2 पे -1, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइडो, ये तो पता है आपको। उसके बाद Cn माइनस को क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड। ये सब मोनोडेंटेट एनायनिक है, साइनाइडो। इसका एक और होता है NC माइनस भी होता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो, याद है क्या बेटा। यस सर, याद Sir, है। याद है। देखो ये साइनाइडो, इसमें C डोनर है, जो कार्बन स्टार्ट है ना, कार्बन स्टार्ट है, इसमें C डोनर है, तो इसको एक और नाम से बोलते हैं, पता है क्या, साइनाइडो C बोलते हैं इसको, C डोनर मतलब C, और इसी को बोलते हैं साइनाइडो N बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें डोनर N है ना। तो देखो आइसो अब नहीं चलता है यार, अब नहीं चलता है, पहले चलता था, पहले IUPAC में चलता था, आइसो नियो ये सब पहले चलता था, अब नहीं चलता है अब सब चलता है अच्छा नाम, साइनाइडो C, साइनाइडो N। उसमें देखो SCN माइनस का नाम सुना है, क्या नाम है इसका, SCN माइनस, इसको थायोसाइनेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं,
नेगेटिव है। थायोसाइनेटो। और इसी को लोग ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि सल्फर डोनर है ना बेटा, देखो सल्फर लगा है इसलिए थायोसाइनेटो एस भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोल सकते हैं? थायोसाइनेटो एस। इसी का एक और होता है NCS माइनस होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो इतना नहीं करेंगे बेटा, आइसो बोलते हैं, आइसो का अब नाम चलता नहीं है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो एन, क्योंकि डोनर क्या है? एन डोनर है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो एन। ये नाइट्रोजन डोनर है ना बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो एन। चलो बेटा NO2 माइनस बताओ थोड़ा। NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइट, नहीं नाइट्राइटो, नाइट्राइट बोलते हैं ना बेटा, नाइट्राइटो। और इसी को नाइट्राइटो एन बोल सकते हैं। इसी का एक और होता है ONO माइनस, ONO माइनस को बोलते हैं नाइट्राइटो, और यहाँ पे O लगा दीजिएगा। बोलो भाई, आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर लिख रहे हैं सर। आ रहा है सर। तो ये सब देखो, तुम्हें तो पता है ना भाई, एक्स हेलोजन रहेगा तो तुम्हें पता चलेगा, तो ये लिखा नहीं रहेगा, एक्स माइनस थोड़ा लिख के देगा तुमको क्वेश्चन, Cl लिख के देगा तो समझ जाओगे ना Cl माइनस होता है। यस सर, फ्लोरो। और जैसे अब CN देगा तो CN ये कर पता है दीजिए कि सर। माइनस होता है, CN माइनस होता है। SCN लिख के देगा तो समझ जाना SCN माइनस होता है। NO2 लिख के देगा, समझ जाना NO2 माइनस होता है भाई, NO2 माइनस होता है। ONO लिख के देगा तो समझ जाना ONO माइनस होता है। तो ये कैटेगरी है, इसकी कैटेगराइजेशन है। यहाँ पे एस और एन कैसे वो प्रैक्टिस कर दी सर? किसका बेटा? तो आइसोथायोसाइनेटो में वहाँ पे एस और एन वाला यूपी बता दी। एस और NO इसलिए ना कि देखो सल्फर, देखो पहले एटम क्या है? पहला सल्फर है ना, यस सर। सल्फर एंड मेटल से जुड़ेगा, इसलिए इसको सर, सल्फर डोनर के हिसाब से सल्फर एस बोल दिए। ठीक सर। यहाँ पे मेटल से जुड़ेगा N, इसलिए इसको बोल दिए N डोनर बोल दिए, N के हिसाब से बोल दिए। NCS मतलब N जुड़ गया, NCS है तो N डोनर हो गया, SCN है तो S डोनर हो गया, ऐसे समझ सर। समझ में आया? तो आ गया, आ गया। एनायनिक लिगेंड समझ में आया? कैसे एकदम यस सर। एनायनिक लिगेंड पहचान जाओगे, नहीं पहचान जाओगे? बोलो। जान जाएंगे सर, इतना दिखा दूंगा। एकदम पहचान जाओगे और आसान है। तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कैटायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेड कैटायनिक लिगेंड। होमवर्क है सर? होमवर्क है सर। होमवर्क नहीं है अभी, ठीक है सर। अभी आपको ठीक है होमवर्क सर। नहीं मिलेगा। आप मुझे एक काम और करिएगा, कोई बच्चा मुझे कोऑर्डिनेशन तो कंपाउंड PDF का भेज देना, सर, इसका PDF। PDF अगर होगा तो भेज देना। ऐसे सर, मैंने भेज बोला देंगे। है यार, मुझे ऐड अभी तक नहीं हुआ है, जैसे ऐड होगा तभी तो मेरा भेज देंगे सर। इसलिए मैं मेल तो कर दिया है, देखो आज तो हो जाना चाहिए, ऐसे आज नहीं होगा तो कल तक होगा। तो ये पढ़ेंगे, मोनोडेंटेड कैटायनिक लिगेंड पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? समझ में ठीक आ है जाएगा सर। बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी एक दो क्लास थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आगे वाले जो क्लास होगी उसमें बड़ी मजा आएगा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर, फिर आपको समझने लग जाओगे। थोड़ा सा पहली क्लास होती है ना तो थोड़ी बोरिंग बोरिंग सा लगता है, दूसरी तीसरी क्लास में मजा आने लगता है क्योंकि हम उसको सीखने लग जाते हैं, ठीक है? तो एक बार थोड़ा इसको पढ़ लेना, एक बार रीड करिए, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। और उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड बताएंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड बताएंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड बताएंगे, इसको सब कैटेगरीज करेंगे, सब बताएंगे। फिर हम IUPAC नेम बताएंगे, फिर हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट EAN ये सब बताते हुए हम आगे बढ़ के आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ, ठीक है? तो मजा आएगा बेटा आपको, ओके सर। ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।